को बात की तो मेरी मम्मी को ये बैठ गया कि हाँ वो आएगी और मुझे लेके जाएगी, और सबको जो आता था बस अब हम थोड़े दिन यहाँ पे हैं, हमारी बेटी आने वाली है, वो लेके जाएगी आश्रम में। और उस पीरियड में क्या हुआ कि मुझे दोबारा कोरोना हो गया। मैं जाना चाह रही खड़ी, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे मुंह इतना सूखा सूखा, इतने चक्कर इतने भयंकर। तो दोबारा मेरा टेस्ट करवाया तो मेरा कोरोना पॉजिटिव आया। तो फिर मेरे लंग्स में भी और दूसरा एक चेकअप हुआ, उसमें लंग्स में पानी दिखा रहा था क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी लगती थी। तो मैंने कहा मम्मी मेरा एक चेकअप होना है, मेरा दोबारा कोरोना पॉजिटिव आया है, शायद लंग्स में मेरे प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं जैसे ही मेरा चेकअप होगा ना मैं तुरंत आ जाऊंगी। तो क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मतलब मेरी मदर को भी इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो, तो इस वजह से मैंने ध्यान रखा। तो मैंने कहा मम्मी मैं आऊंगी जरूर, बस मेरा ही चेकअप हो जाए, उसके बाद रिपोर्ट आती रहेगी और मेरा होता रहेगा, बाद में थोड़ा डॉक्टर से पूछ लूंगी कि ठीक है। 15 दिन मेरे उस पीरियड में लग गए, वो सबसे खराब दिन थे मेरे जीवन के, सबसे खराब। तो फिर मैं 15 दिन के बाद में गई, तब तक तो ना मेरी माँ का इतना पोर्शन बिल्कुल भी नहीं चलता था। और बच्चे बोलते थे कि अम्मा हिलाती नहीं है, हम अम्मा को बोलते, मैं उनसे कहती थी नीचे वाली उंगलियां खींचा करो, थोड़ा उनको हिलाओ डलाओ, थोड़ी मसाज करो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बच्चे मतलब बच्चे नहीं थे, बड़ा लड़का 24-25 साल का था, बच्चे मतलब समझदार थे, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी कि हमारे ऊपर किसी का साया नहीं है, एक एक बूढ़ी दादी है, इसकी आवाज में सब कुछ एक एक हो जाएगा, हम तीनों बहनें भी उनके लिए और सब कोई, तो उनको समझना चाहिए था, यही हमारे लिए सब कुछ है, घर की मुखिया। तो फिर उन्होंने नहीं सुना, फिर मैं गई तो मैंने किसी से भी बात नहीं की, कुछ भी नहीं, और पहले ही मैंने सब कुछ कर लिया था कि मुझे क्या करना है, ज्यादा होगा तो मैं कंप्लेन करूंगी, मैं एक लाख बना के ले गई। लेकिन कंप्लेन का नाम आया तो मेरी मम्मी डरने लग गई, उनको पता था कि सीरियस केस बनेगा, जो उनकी हालत हुई है बहुत सीरियस केस बनेगा और ये बनाएगी, क्योंकि वो मेरे ऊपर इतना भरोसा करती थी। ये चीज मुझे बाद में पता चली जब उन्होंने किसी को बताया और बच्चे ने मुझे बताया, बहुत भरोसा करती थी। तो मैंने एम्बुलेंस के लिए फोन किया और एम्बुलेंस में हम माँ बेटी आए, पहली बार जिंदगी में था जब एम्बुलेंस में बैठी, बार बार बस यही पूछती रही कि तेरा घर कब आएगा, तेरा घर कब आएगा, बस आएगा थोड़ी देर में आएगा, तेरा घर कब आएगा। और वो मैं फ्लैट में रहती थी, फ्लैट में लाई, मेरे हस्बैंड उनकी हालत देख करके नारायण हॉस्पिटल गए कि कोई डॉक्टर यहाँ तक आ जाए, हमें ये बता दे कि उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बॉडी हैवी हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, उनको बार बार हम लेके नहीं जा सकते, 4 लोग उनको चाहिए शिफ्ट करने के लिए। तो हमने सोचा था कि घर पे ही उनके सब पता चल जाए ये प्रॉब्लम है, फिर उसी विभाग में उनको एडमिट करवाया जाए। फिर सब कुछ किया, डॉक्टर्स नहीं आए, बहुत रिक्वेस्ट किया, उनकी भी अपनी मर्जी, उनका भी अपना होता होगा, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो भी होते, नहीं आए। फिर हमें किसी ने सलाह दी और मैंने अपनी मम्मी को कंफर्म कर लिया था अपनी तरफ से पूरी तरीके से कि आपको अच्छे से आश्रम में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई है, एक एक डॉक्टर नहीं, कोई भी नहीं आएगा घर पर और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। तो मैंने भरतपुर में भारद्वाज जी हैं, उनका आश्रम है बहुत बड़ा, उनसे बात की। अपनी मदर को मैंने जो बचपन से उन्होंने शिक्षाएं दी थी उनके लिए भी तैयार किया कि आपने बचपन से क्या क्या शिक्षाएं दी, कैसे आप सुनाते थे हरिश्चंद्र की कहानी, मोरध्वज की कहानी, अब वो समय आ गया है। सबसे पहले तो मकान का जो करना हो आप किसी संस्था को दे दो। बेटियों को उसमें से तो हटा ही दिया था, पहले हटा दिया, बाद में फिर से हटाया, 2 बारी 3 बार बस बिल चेंज हुई है, 4थी बार फिर हुई। तो मैंने भारद्वाज जी से बात की और पेंशन भी आप सारी उनको दे दो, आश्रम में फ्री में, किसी की 2 रोटी नहीं खानी है, और जो भगवान ने आपको दिया है, जो आपकी सेवा करे उसे दे के जाओ। तो फिर मेरी मम्मी 23,000 उस समय उनकी पेंशन थी, तो बोलती थी तू 20,000 पेंशन बताना और 3,000 मैं अपने लिए रख लूंगी। मैंने कहा किस लिए रखोगी 3,000 में, फिर लोगों को लालच होगा कि वो आएगी उसको 500 दिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब जब छूट गया तो सब छोड़ दो, मत कुछ रखो, और जो आपका अपना होगा वो निस्वार्थ भाव से अब आपके पास आएगा, और वही आपका अपना होगा, उन्हीं की मेमोरी आप रखना। ठीक है, मेरी मम्मी ने मान लिया। भारद्वाज जी से बात की तो भारद्वाज जी ने बोला कि भाई हम तो कुछ भी नहीं लेते हैं, और वो उनका कुछ भी नहीं था। और जहां जहां मैंने बात की, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रही हूँ, किसी ने भी कुछ भी डिमांड नहीं की, ना किसी ने कुछ मांगा, ना किसी ने कुछ चाहा, ना किसी ने ये कहा कि हाँ हमारे नाम करवा दो। मेन मुखिया ने, जिनसे मेन मुखिया से बात की उन्होंने
किसी ने भी नहीं की, और भी मैंने कई आश्रमों में बात की, किसी ने भी नहीं कहा। तो ठीक है। फिर मेरी माँ की जो कंडीशन थी, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, बहुत ज्यादा सपोर्ट। वो आश्रम में नहीं रह पाती क्योंकि वो लोगों की भूखी थी, बहुत उनको था सब मेरे पास हो। क्योंकि 2-3 दिन तक मैंने उन्हें अपने पास जैसे माँ बच्चे को सुलाती है ऐसे सुलाया था। उनकी पूरी बॉडी में से बदबू आती थी टॉयलेट की, यार कितने दिन से नहाया नहीं, कुछ नहीं। और जो उनको डायपर वगैरह भी लगाओ तो थोड़ा बहुत उसमें निकल जाता होगा, तो भी स्मेल आती थी। और मुझे खुद को इतनी स्मेल आती है, मेरा दिमाग चढ़ जाता। फिर भी मैं 2-3 दिन जब मैंने घर पे रखा तो मैं उनको, बच्चे को सीने से लगा के रखते हैं ना, ऐसे मैं उनको लगा के रखा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जैसे माँ बच्चे का करती है ना, मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगी, डरो मत। फिर मुझे ये समझ में आ गया कि भरतपुर में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने किसी को ये प्रॉब्लम बताई, तो एक भाई साहब हमारे वहीं अरबना में ही रहते हैं, जोशी जी, उन्होंने प्रेम निकेतन हॉस्पिटल का नाम लिया कि वहाँ पे नर्सिंग केयर है और अच्छा है, हमारे कोई रहते हैं तो आप वहाँ पे भेजो, वहाँ पे आपका जब पेंशन ही देनी है तो इतना ही है उसमें। लेकिन वो जो उनका डे केयर है उसका खर्चा पता नहीं अलग खर्चा है, 700 रुपए पर डे का है नर्सिंग केयर का। लेकिन उसमें और सब चेकअप, डॉक्टरों का विजिट और सारे चेकअप, डायपर, वो सब खर्चा अलग होता है। जितने भी है आपके ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा अलग होगा। वो 700 रुपए जो लेते हैं वो उस समय पे अब बढ़ गए हो तो पता नहीं है, जनरल वार्ड में वो उनके डे केयर के होते हैं, नर्सिंग के होते हैं केवल। तो उसमें उनको रखा, हम डेली जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक लौट के आते थे। हम ही ऐसे थे जो डेली जाते थे और आते थे। तो मेरी माँ को धीरे धीरे मैंने फिर से बिल चेंज करवाई थी, उसमें बेटियों का नाम हटवाया और वो संस्था को डोनेट, कोई अच्छी संस्था जो काम करेगी वो वहां पे कर सकती है, उसके लिए अपनी माँ को 4 बार बिल बदलवाई। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, ना उनसे कोई मिलने आया। बहनें आती थी दोनों, और कॉलोनी में रिश्ते नाते सब थे, भाई भी था। मेरी माँ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, वो पैसा क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, बैंक क्या होता है, जब तक मेरे पापा जिंदा थे उनको कोई मतलब नहीं था, वो कुछ नहीं जानती थी। मेरे नाना जी भी उनके नाम प्रॉपर्टी करके गए थे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी करोलबाग में, उन्होंने वो अपने चाचा को दे दी अपने हिस्से की। आज भी मैंने अपने मामा को बताया था, मेरी मम्मी के चाचा जी के लड़के को, मैंने कहा ऐसे ऐसे, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप कोर्ट में जाके बिल देख सकते हो। वो प्रॉपर्टी मम्मी की थी, उस पे साइन है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उस औरत ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो हम कम से कम वक्त पे खड़े हो जाए। वो चाहती तो किसी से कुछ नहीं थी, वो मुझसे भी नहीं चाहती थी, मेरी भी मजबूरी थी, मतलब मेरी हेल्प लेना भी उनकी मजबूरी थी। वो चाहती किसी से भी कुछ नहीं थी, देना ही चाहती थी, लेना नहीं चाहती थी। फिर मेरे मामा ने भी उनके साथ वही गेम खेला कि उनका जो मकान था मेरे नाना का, उन्होंने ही बेच दिया अपने आप। उनके जो उस मकान में साइन लिए थे उनके चाचा ने, वही साइन लगा करके, उनको भी नहीं शर्म आई कि मैंने अपनी बेटियों को, बेटों को दुनिया भर का दे दिया, कम से कम बहन के लिए इमोशनल खड़ा हो जाऊं, किसी को भी नहीं। बहनें मेरी दोनों आई, लास्ट तक उन्होंने, बहनों ने साथ नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार भी हुआ तो मेरी दोनों बहनों ने हाथ लगाया, दोनों खड़ी हो गई, दोनों ने। अब दोनों नहीं, मतलब उनको मेरे से भी ज्यादा दुख हुआ होगा क्योंकि मैं तो बड़ी थी, उनके साथ ज्यादा समय रही, और वो उनके लिए एक आधार थी जहाँ पे वो जाती आती थी। मेरा बीमारी के कारण पहले ही मोह टूट गया था संसार से, उनको उससे मोह था। तो मैं इस चीज को जानती हूँ कि उनको मेरे से भी ज्यादा दुख हुआ उस चीज में। तो अगर मेरी माँ थोड़ी सी बात को मान लेती, थोड़ा सा समय को पहचान लेती, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होती। और उनका पेट बहुत बड़ा हो गया था, तो जो प्रेम निकेतन में जो ट्रीटमेंट हुआ वो पेट को ही आधार बना के किया। डॉक्टर्स को वही डाउट था कि इनका पेट में शायद पानी है, 3-4 किलो पानी है। जब से आप क्या कर रहे थे भाई, हमें पता ही नहीं चला, हम इन्हें लेके आए हैं। तो उनके चेकअप होने में ही 3-3.5 महीने लग गए। उसके बाद में डिटेक्ट हुआ कि उनको थ्रोम्बोसिस है, उनकी जो बॉडी काम नहीं करती। हम कहते हिलाओ मम्मी, हिलाओ मम्मी, पहले यही तक था, बाद में हाथों ने भी जवाब दे दिया था, हाथ भी काम नहीं करते थे। और 3.5 महीने वो बहुत पेनफुल लाइफ उन्होंने जी। उसके बाद में उन्होंने, उनसे पहले मैंने बिल लिखवा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो आदमी बिल्कुल भी नहीं सुनता, चलो प्रॉपर्टी ठीक है तुम ले भी लोगे, लेकिन तुम 4 लोगों को दिखाने अंतिम संस्कार में आ जाते हो और दुनिया को ये लगता है इनके है, मैं किसी को आने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आएंगे वो यहीं पे रुकेंगे, मेरे लिए फिर हेड है। तो मेरी मम्मी को मैंने मेंटली तैयार कर लिया था, मम्मी जो सेवा कर रहे हैं ना वही आपके अपने हैं, बोलो आपका खाना मैं कहाँ पे करूँ, 12वीं का खाना मैंने सब चीजों के लिए उनको तैयार कर लिया। ये आपके अपने हैं, जो आपकी सेवा कर रहे हैं ना, चाहे वो प्रोफेशनली कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना, हाथ तो उनका लग रहा है,
तो उन्होंने तो इमोशंस को नहीं समझा, तो उसको क्या समझेंगे प्रोफेशन को। उन लोगों ने इमोशनली बातचीत करना, उनका कभी भी किसी से विवाद नहीं हुआ, बहुत प्रेम से सब लोग रखते थे। और जो डॉक्टर साहब थे वो खुद कह रहे थे कितनी अच्छी अम्मा थी, सत्यानाश कर दिया बेचारी का, इतनी सब कुछ इनका ठीक है, सब कुछ अच्छे से रहते थे, कुछ नहीं बिगड़ता। डॉक्टर का खुद ये स्टेटमेंट था। तो वो जब भी देखती थी डॉक्टर साहब हाथ हाथ जुड़े रहते थे किसी से भी, वरना सबका विवाद होता था वहां पे, क्योंकि बुजुर्ग हो जाते थोड़ा सा गुस्से वाले हो जाते, लेकिन मेरी माँ सबके हाथ जोड़ती रहती थी। जो स्वीपर आती थी सफाई करने, जो पैड वेड चेंज करने आती थी, तो उनको इतना पता चल गया था, वो आवाज लगाती थी, उनको पता है कि वो उधर जा रही है, तो पहले वहां से आ गया है तो वहां पे गई है, उसके बाद मेरे पास आएगी। तो वो किसी से भी चिढ़ती नहीं थी, लास्ट तक उनका किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की। तो फिर मम्मी ने बोल दिया था कि इन्हीं को खाना पीना खिलाना है, सब यहीं पे करना है। बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता है कि इनका टाइम तो पूरा हो गया, मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरे सामने ये शरीर छोड़ा है तो अच्छा है। मैं उन्हें दोबारा से अपने घर ले आई। पहले मैं जब लेके आई थी तो मेरे फ्लैट था, मैं फ्लैट में लेके आई। दोबारा जब लेकर आई तो ये वाला जो घर है जो शिवांगन खोला है, मैंने वहीं से वो सब घटनाएं देख देख करके, और मैं बहुत पहले से कहती थी कि मैं एक ओल्ड एज होम खोलूंगी। तो मेरी बेटी कहती थी मम्मी आपने नाना नानी का दुख देखा है ना, इसलिए आपके मन में ओल्ड एज का भाव आता है। जिस दुख को देखता है ना, उसके अंदर वही भाव आता है। तो फिर वो यहाँ पे जब थी तो अचानक से बोलने लगी कि है ना कि अब मेरा समय आ गया। कैसे समय आ गया, अब मैं जाने वाली हूँ।